हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 इंडियन आर्किटेक्चर की। और आज हम कम पढ़ेंगे गुप्ता एज आर्किटेक्चर के बारे में। ऑलरेडी गुप्ता एज से पहले जितने सारे आर्किटेक्चर था हमने कंप्लीट कर लिया। अब गुप्ता एज स्टार्ट होगा आज। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भाग लीजिए। ओके, तो जैसे कि क्लासिफिकेशन किए थे हमने इंडियन आर्किटेक्चर का, ऑलरेडी हड़प्पन आर्किटेक्चर कवर हो गया है, मौर्यन खत्म हो गया है, पोस्ट मौर्यन खत्म हो गया है। इन सभी का लिंक जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है और जो नया नया आए हैं सर चैनल पे, तो जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, देख लीजिए इसको। तो आज पढ़ेंगे गुप्ता एज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम सबको पता है गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी एडी तक एमर्ज हो गई थी। ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया हम बोलते हैं। इससे पहले जो गुप्ता रूलर्स थे वो एक्चुअली बुद्धिस्ट थे। ठीक है, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहे थे और कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। लेकिन और इनके टाइम पे जो मौर्यन के जो राजा थे, जैसे कि अशोक हो गए, उनके ग्रैंडसन हो गए दशरथ, तो उनके जो कंटिन्यू तो ट्रेडिशन वो चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस गुप्ता रूलर के साथ भी वो ट्रेडिशन कंटिन्यू होते जा रहे थे। और ये उनके आर्किटेक्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, ये पीक तक पहुंचा था ड्यूरिंग द अर्लियर गुप्ता रूलर्स। लेकिन जब टेम्पल आर्किटेक्चर केम टू द फोर फ्रंट अंडर द पैटर्नेज ऑफ हिंदू रूलर्स, उनके बाद बुद्धिस्ट जो रूलर्स थे, उनके बाद जब गुप्ता रूलर्स आए लेटर एज में, बहुत सारे हिंदू ओरिएंटेड थे, हिंदू रिलीजन ओरिएंटेड थे, हिंदू को सनातन धर्म को काफ़ी फॉलो करते थे। तो इसी वजह से ये क्या हो गए, इनके टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ब्राह्मणिकल रूलर्स बहुत सारे यहाँ पे आ गए, जो लेटर गुप्ता एज के जो रूलर्स थे। हाउएवर दे शोड एग्जाम्पलरी टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन्स। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को फॉलो कर रहे थे, वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं वो अदर रिलीजन की तरफ भी टॉलरेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं था। सब टॉलरेंट बिहेवियर के साथ आगे चल रहे थे। और टेम्पल आर्किटेक्चर सबसे क्लाइमैक्स तक पहुंचा था ड्यूरिंग दिस गुप्ता एज। ओके, गुप्ता पीरियड में सबसे 3 मुख्य डायटीज को फॉलो किया जा रहा था। वो हो गए विष्णु, जो कि नॉर्दर्न एरिया में मतलब इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तर भारत है, वहाँ पे फॉलो करते थे। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी विष्णु, भगवान विष्णु को ज़्यादा प्रेयर पूजा किया जाता था। शिव जो होते थे वो साउदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता था, भगवान शिव को। एंड शक्ति को ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता था, जैसे कि मालाबार कोस्ट हो गया, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे जो ये साउथ ईस्ट पार्ट हो गया, ये एरिया में एंड ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा शक्ति, माँ शक्ति को पूजा किया जाता था। तो गुप्ता आर्किटेक्चर इज़ वेरी डाइवर्स इन स्टाइल, डिजाइन, फीचर्स। तो इसी वजह से, क्योंकि सनातन धर्म में भी डिवाइड हो गया था, कोई भगवान विष्णु को पूजा कर रहा है, कोई शिव जी को पूजा कर रहा है, कोई माँ शक्ति को पूजा कर रहा है, तो इसी वजह से डाइवर्स डिजाइन, स्टाइल, फीचर्स आपको देखने की मिलेगी। इनफैक्ट टेम्पल में भी, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भी इसी तरह की पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। ओके, तो फीचर्स ऑफ गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्या फीचर्स थी उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। पहले देखेंगे स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, क्योंकि गुप्ता एज के जो रूलर्स थे वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस पर बिलीव करते थे, रिलीजियस के आधार पर काम करते थे। इसी वजह से उनकी हर एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको डीप स्पिरिचुअल अंडरटोन देखने को मिलेगी। उनके जो आर्किटेक्चर में आपको रिलीजियस फिलोसॉफिकल बिलीव्स देखने को मिलेगी उस टाइम पे, पर्टिकुलरली जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म तो इस टाइम पे बहुत पीक स्टेज पर था, सबको उस रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे खासे पता था। और हिंदुइज्म, इसका भी कहीं ना कहीं, हिंदुइज्म तो स्टार्टिंग में था, लेकिन बुद्धिज्म के बाद थोड़ा सा ये डाउन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा था। सब लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी हिंदुइज्म अपना वापस जब अपने स्टेज पर आ गया, पीक पर आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फुट फुट कर दिख रहा था। टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स में बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट हो रहे थे, डाइटीज़ को खुदाई हो रहा था, सेलेस्टियल बींग्स,
हमारे जितने सारे डिवाइन बीइंग्स हैं उनके अलावा भी जो भी बीइंग्स है जो हमें आँखों से नहीं दिखता लेकिन फिर भी उनकी एग्जिस्टेंस है दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं। वो साइंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो उनको लगता है जो हम आँखों पे नहीं देख सकते, जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम एक्सपीरियंस करें या ना करें, हम आँखों में देख पाए ना पाए, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो होते हैं सेलेस्टियल बीइंग्स। एंड रिलीजियस थीम्स, बहुत सारे रिलीजियस हमारे जो पुराण की महापुराण की चीज़ें होती हैं, वो सारे डिवोशंस डिविनिटी को हाईलाइट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं गुप्ता की आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद नेचुरलिज्म भी एक बहुत स्पेशल फीचर्स होती थी, आइडियलाइजेशन इन स्कल्पचर। गुप्ता स्कल्पचर परफेक्टली बैलेंस नेचुरलिज्म एंड आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म्स। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म्स की सबसे आइडियलाइज्ड फॉर्म जो है सोसाइटी में, जिस तरह से ह्यूमन रहना चाहिए उस तरह की सारी चीज़ें नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग। द फीचर्स ऑफन हाव सेरेनी एक्सप्रेसिव फेसेस, मतलब आजकल के ज़माने में जो फोटो हम खिंचाते हैं विथ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस की काफ़ी वैल्यू रहते थे। ठीक है, ग्रेसफुल नेचुरलिस्टिक बॉडी मॉडलिंग रिप्रेजेंटिंग डिविनिटी पीस एंड इनर स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी को वो मतलब वो ब्यूटी को इनर थ्रो थ्रो इनर आइज देखते थे। ऐसा नहीं कि बाहर सुंदरता से ज़्यादा मायने रखता था उनके लिए इनर ब्यूटी, आप अंदर से कितना सुंदर हो, कितने अच्छे हो। यूज ऑफ सिंबलिक गेस्चर, ये एक उनका भी जो मुद्रा होता है, ये भी एक स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। बुद्धिस्ट एंड हिंदू स्कल्पचर्स प्रोमिनेंटली फीचर सिंबलिक हैंड गेस्चर्स नोन एज मुद्रास। हमारे इंडिया में जितने सारे हिंदू कल्चर की जितने सारे आप देखोगे, पुराण हो गया, वेद हो गया, वहाँ पे मुद्रास की काफ़ी सारा चीज़ें बताया गया है। जैसे कि बुद्धिज्म में अभय मुद्रा जो कि एक प्रोटेक्शन की गेस्चर है, ध्यान मुद्रा गेस्चर ऑफ मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों का काफ़ी मायने रहता है और ये एक्चुअली काम भी करता है। तो ये सारी चीज़ों का भी उन्होंने वो जो आर्ट एंड स्कल्पचर्स बनाते हैं उसमें फुट फुट कर दिखाई देता है, डिपिक्ट होता है। दिस गेस्चर्स कन्वे डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग्स। ठीक है, मेटल्स यूज्ड, गुप्ता आर्टिस्ट प्रिडोमिनेंटली यूज सैंडस्टोन। यहाँ पे सैंडस्टोन की काफ़ी अच्छी यूज होती थी, ब्रोंज की यूज होती थी, टेराकोटा को भी वो काफ़ी हद तक यूज करते थे। ब्रोंज स्कल्पचर को वेर हाईली डिटेल्ड एंड intricate, while sandstone was used for large life sized figure। बड़े बड़े जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो सूक्ष्म काम होते हैं, वहाँ पे ब्रोंज स्कल्पचर लगते थे। और जहाँ पे बड़े बड़े फिगर्स वगैरह वो बनाते थे वहाँ पे सैंडस्टोन की यूज होती थी। ओके, फिर आ गया और एक फीचर, डेवलपमेंट एंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे एमरजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टेम्पल डिजाइन, जो भी पहले से ही टेम्पल था, छोटे मोटे टेम्पल बना रहे थे, इतना डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसमें नहीं था। जब गुप्ता एज आ गया वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत डिस्टिंक्ट टेम्पल, हम आके देखेंगे क्या डिस्टिंक्ट डिजाइन है, जहाँ पे एसेंशियल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी यूज होते थे, लाइक शिखर, ये सारी चीज़ें। शिखर मतलब जो टेम्पल के अग्रभाग होते हैं। फिर गर्भगृह, टेम्पल के अंदर जहाँ पे भगवान को स्थापना किया जाता है, बहुत सारे एरिया। Temple are often small but elegantly proportioned with intricate carvings depicting mythological theme। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सब चीज़ को नज़र में रखते हुए, एनर्जी बैलेंस को रखते हुए ध्यान में, वो सारी चीज़ें वो इस टाइम पे हुआ था। कार्विंग्स एंड ऑर्नामेंटेशन, ये भी एक स्पेशल फीचर्स था गुप्ता टेम्पल्स में। एंड स्कल्पचर्स वर अडोर्न्ड विथ इंट्रिकेट कार्विंग्स। वो कार्विंग आप देखोगे इस जमाने पे भी वो उस तरह की कार्विंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आर्किटेक्चर बनाते थे। इवन डायटीज मन जो भी भगवान को प्रेयर करते हैं उनकी कार्विंग हो, या फिर कोई माइथोलॉजिकल सीन अगर हो उसको भी ज्योमेट्रिक पैटर्न में कार्विंग करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है, जो कि गुप्ताइज के लोग बहुत ही मतलब माइ उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही फेमस थे ये सारी चीज़ें करने में। द ऑर्नामेंटेशन वॉज डेडिकेट एंड डिटेल्ड, शोइंग ऑफ ए हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, हारमोनियस प्रोपोर्शंस, ये भी एक स्पेशल फीचर था। गुप्ता आर्ट इज नोन फॉर इट्स हारमोनी इन प्रोपोर्शन वेदर डिपिक्टिंग गॉड और ह्यूमन फिगर। कोई भी चीज़ वो बनाते थे, गॉड की फिगर हो या फिर ह्यूमन की फिगर हो, उसमें एक हारमोनी की प्रोपोर्शन, मतलब आप एक बार देख अगर देखते हो तो आपको वो फीलिंग्स याद आ जाएगा, आप उस इमेज में खो जाओगे कि एक्चुअली रियल में वो फीलिंग्स के साथ आप बह जाओगे।
The symmetry and balance in the sculpture reflect a mastery of anatomical accuracy and artistic expression. वही चीज़ वो बता रही थी। ये सारे कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। एनाटॉमिकल एक्यूरेसी था उनके फिगर में, उनकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था उनके स्कल्पचरिंग में, उनके आर्किटेक्चर में। मोनूमेंटल स्टोन टेम्पल्स, द गुप्ता पीरियड मार्क्ड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वुडन टू स्टोन इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन। जो पोस्ट मौर्यन एरा हो गया या फिर मौर्यन एरा हो गया, वहाँ पे वो वुडन कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा थोड़ा अहमियत देते थे, लेकिन गुप्ता इस पीरियड में स्टोन का काफ़ी, वुड से स्टोन के ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, स्टोन की काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज होता था। ईयरली स्टोन टेम्पल एग्जाम्पल सच एज दशावतार टेम्पल इन देवगढ़ लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये जो टेम्पल देवगढ़ में प्रेजेंट है, ये टेम्पल से उनका ये ईयरली स्टोन टेम्पल है, सबसे ईयरलीस्ट स्टोन टेम्पल इंडिया की, जिससे ये हमारे जो इंडियन टेम्पल की स्टोन में कन्वर्ट होना, स्टोन में बनाना, इसका फाउंडेशन यही टेम्पल से स्टार्ट होती है। ओके, तो अब मेजर पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो हो गया आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर थोड़ा 2-3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहले तो हम केव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन कांस्टेंट। केव आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड में भी था, और केव सॉरी पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, प्री मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, वहाँ पे भी केव की काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, और गुप्ता इस पीरियड में भी वही चीज़ कंटिन्यू हुआ। However, the use of mural paintings on the wall of the caves become added features. आजकल के ज़माने में आप देखोगे घर में जो इंटीरियर बनता है वहाँ पे वॉल में म्यूरल पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स है, बहुत सुंदर भी दिखता है। लेकिन हालांकि वो उनके ज़माने में भी जो म्यूरल पेंटिंग यूज होता था वो सबसे ऑथेंटिकेट होता था, बहुत ही सुंदर होता था। हम आजकल के ज़माने में भी शायद उस तरह की म्यूरल पेंटिंग्स नहीं कर पाएंगे, और ये एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स है उनकी आर्किटेक्चर की। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा। ठीक है, तो पहले हम अजंता केव के बारे में बात करेंगे। A series of rock cut caves in Sahyadri range of वाघरा रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। अजंता केव महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, औरंगाबाद के आसपास के एरिया में, वाघोरा रिवर में एंड सह्याद्री रेंजेस में ये प्रेजेंट है। इसको मतलब रॉक को, वो बड़े बड़े पहाड़ को, पत्थर को काट कर वहाँ पे गुम्फा की तरह बनाया गया है, और उसको सीरीज ऑफ गुम्फा है। वहाँ पे 29 केव्स है, और जहाँ पे 25 केव्स को बिहार की तरह यूज़ किया जाता था। बिहार मतलब मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, बुद्धिस्ट रिलीजन में बिहार को यूज़ किया जाता था। जो भी बड़े मॉन्क्स होते थे दूर दूर ट्रैवल किया करते थे, बिहार में जाकर वो जगह जगह पे रेस्ट करते थे, और जब उनका रेस्ट खत्म हो जाता था वो फिर से अपने यात्रा शुरू करते थे। और चैत्य वो होते थे जो केव को ओनली वर्शिप के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो 29 केव्स है, अजंता केव्स है, वहाँ से ओनली 25 केव्स को बिहार की तरह यूज़ किया जाता था और रेसिडेंशियल केव के हिसाब से, वाइल 4 वेर यूज्ड एज चैत्यस और प्रेयर हॉल्स। 4 जो उसमें जो चैत्य हॉल है, केव है, उसको प्रेयर हॉल के हिसाब से यूज़ किया जाता था। और अजंता केव वर इंस्क्राइब्ड बाय द बुद्धिस्ट monks अंडर द patronage of Bhakataka king Harisena, being a prominent one। तो बकटका किंग के टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा इस अजंता केव में बहुत सारी चीज़ें इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पेंटिंग टेक्निक्स, उनमें जो पेंटिंग अंदर में जो भी पेंटिंग है उसके कौन सी टेक्निक यूज किया जाता था उसके बारे में देखेंगे। द फिगर्स इन दिस केव्स आर मेड यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक को याद रखिएगा। एंड डेमोन्स्ट्रेट कंसिडरेबल नेचुरलिज्म, हर एक चीज़ में नेचुरलिज्म फ्लो होना चाहिए। ठीक है, उनके हर एक फिगर में, हर एक पेंटिंग में ये सारी चीज़ें मिलती थी। कलर्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, जो भी लोकल पत्ते हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया, जो भी लैटेक्स हो गया, इस सभी को यूज़ करके वो वहाँ पे कलर्स निकालते थे। या फिर मिनरल्स, जो भी मिनरल्स माइंस में मिलते थे या फिर सॉइल में मिलते थे, बहुत सारे मिनरल्स को भी यूज़ करके वो कलर्स बनाते थे। आउटलाइन पेंटिंग्स के रेड कलर होते थे इंस्टेड ऑफ ब्लैक कलर, एंड देन उसके अंदर पेंट किया जाता था, मतलब आउटलाइन उसको रेड कलर से पेंट करते थे। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग। गुप्ता एज की जो पेंटिंग थी उसमें आपको ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि ब्लू कलर तभी मिलती नहीं थी
उनको पता ही नहीं था ब्लू कलर कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो रेफरेंस ऑफ द अजंता केव्स कैन बी फाउंड इन द ट्रैवल्स अकाउंट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स फाहेन एंड हुइनसेंग, ठीक है। और थेम्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो केव नंबर 16 में अजंता के एक मोस्ट एलिगेंट स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर के हिसाब से माना जाता है, और ये थेम किया गया है बुद्धिज्म के ऊपर, और वो बुद्ध के जो भी लाइफ स्टोरीज होती है, जो भी जातक स्टोरी होती है, उसके ऊपर बेस करके इस केव को बनाया गया है। और 29 केव के से जो जितने सारे 29 केव्स है उसमें 5 वेर डेवलप्ड ड्यूरिंग द हिनायाना फेज। जो बुद्धिज्म का 2 फेज होते हैं, जो हिनायाना फेज एंड एक महायाना फेज। हिनायाना फेज में 5 केव डेवलप किया गया था, while the remaining 24 were developed during the Mahayana phase of Buddhism. ओके, समझ में आ गया। देखिए अजंता केव कंप्लीटली गुप्ता एज के पीरियड से नहीं बना था, उसके कुछ कुछ केव्स में गुप्ता एज की आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बुद्धिस्ट पीरियड तो गुप्ता एज से पहले ही था ना, तो पहले से ही अजंता केव में 29 केव्स था, लेकिन उसमें धीरे धीरे जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुई, चेंजेस हुआ, तो गुप्ता जाने के बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया। सम प्रोमिनेंट स्कल्पचर ऑफ अजंता केव हो गया महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्ध इन केव नंबर 26। जैसे कि 26 एक केव है जहाँ पे महापरिनिर्वाण बुद्ध की कैसे महापरिनिर्वाण वो हुए थे, इसके बारे में बताया गया था। केव नंबर 19 में आपको मिलेगा नागा किंग एंड हिज कंसर्ट। हो सकता है नागा किंग, देखिए सम ऑफ द बुक्स में ये रेफर किया गया है नागा किंग को, अशोका को भी नागा किंग के हिसाब से माना जाता था। तो कोई कोई बुक्स में ये रेफरेंस है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो उनके लाइफ और उनके कंसर्ट के कुछ स्टोरीज वगैरह भी डिपिक्ट किया गया है केव नंबर 19 में। एमंग द इम्पोर्टेंट पाट्रोन्स, अजंता के जो जो इम्पोर्टेंट पाट्रोन्स थे, जिनके दो जो जिन्होंने ये सारी चीज़ों का प्रमोट किया और उनको एनकरेज किया करने के लिए, उनमें वराह देव थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बकटक किंग हरिसेना की। उपेंद्र गुप्ता थे, देन बुद्धभद्र थे एंड मथुरा दास थे, ठीक है। फिर हम आएंगे पेंटिंग की टेक्निक के बारे में जानने के लिए। द पेंटिंग वेर डन यूजिंग फ्रेस्को मेथड। हमने फ्रेस्को मेथड के बारे में पिछले स्लाइड में पढ़ा। ये 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले क्या होता है, ए लेयर ऑफ क्ले, मतलब क्ले में मिट्टी में मिक्सड विथ काउ डंग, और जो गोबर होता है उसको मिक्स किया जाता है और उसके साथ राइस हस्क उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक, ठीक है। उसके बाद एक कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में उसके ऊपर कलर्स एंड पिगमेंट्स अप्लाई किया जाता है ऑन द मॉइस्ट सरफेस, मतलब वो ओदा जब होगा और वेट वेट होगा उसी टाइम पे कलर्स एंड पिगमेंट्स दिया जाएगा, और दिस अलाउड द पिगमेंट्स टू सीप इन एंड क्रिएट अ लास्टिंग इमेज ऑन द रॉक सरफेस। तो उसको सुखा देने के बाद ये थोड़ा बहुत लास्टिंग इमेज रॉक सरफेस के ऊपर क्रिएट करता है। तो देखिए वो ये कलर एंड पिगमेंट इतने दिनों तक लास्टिंग करता है कि आज तक भी जब हम इस चीज़ों को खुदाई करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो आज भी ये बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो मान के चलिए उनकी जो टेक्निक थी कितना स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी था। तो एग्जाम्पल हो गया डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं उनके कुछ कलर्स एंड पिगमेंटेशन की। तो फ्रेस्को एक टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग, जो ये म्यूरल पेंटिंग की मेथड है जो एग्जीक्यूट किया जाता है अपन फ्रेशली लेड और वेट लाइम प्लास्टर, ठीक है। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ इटालियन रेनेसांस पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है, ये जो टेक्निक है, इसको इटालियन रेनेसांस से उनके जो पेंटिंग वगैरह किया जाता था वहाँ से बोरो किया गया है इस टेक्निक की जो मेथड को, या फिर इस टेक्निक की जो भी कंसेप्ट है वहाँ से ही इसको बोरो किया गया है। तो सेकेंड अजंता केव के बाद हम पढ़ेंगे एलोरा केव्स के बारे में। इट इज़ लोकेटेड नियरली 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अजंता केव, बट वही सॉरी 1000 नहीं 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स अजंता केव से 100 किलोमीटर्स दूरी में एलोरा केव्स प्रेजेंट है। ये 34 केव से बना है। याद रखनी है अजंता केव इजे collection of 29 caves and where Ellora caves here 34 caves are present, जहाँ पे 17 आपको ब्राह्मणिकल caves देखने को मिलेगा, 12 बुद्धिस्ट केव एंड 5 जैन केव्स आपको देखने को मिलेगा। ये सारे डेवलप किया गया था बिटवीन 5th से लेकर 11th सेंचुरी अडी तक, और न्यूअर एज कम्पेयर टू अजंता केव्स, ठीक है।
और ये बाय वेरियस गिल्ड्स फ्रॉम विद्रोह कर्नाटक एंड तमिलनाडु। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के साथ ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है। इसी वजह से ये जो केव है ये एक नेचुरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ थीम एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। आपको 1 से 12 जो है स्टार्टिंग केव नंबर 1 से 12 आपको बुद्धिस्ट केव मिल जाएगा देखने को। 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव एंड 30 से 34 आपको जैन या फिर दिगंबरा सेक्ट का केव मिल जाएगा। हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स वर प्रिडोमिनेंटली कंस्ट्रक्टेड बाय राष्ट्रकूट डिनास्टी। ठीक है, ये जो हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव बना गया है ये राष्ट्रकूट डिनास्टी के टाइम पे बना गया है, जहाँ पे जैन केव आपको यादव डिनास्टी के ड्यूरिंग वहाँ पे मतलब यादव डिनास्टी ने ये सब केव्स को बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एलोरा केव के एक पिक्चर में यहाँ पे डाली हुई हूँ। ठीक है, किस तरह से वो दिखते हैं। फिर आ गया यहाँ पे कुछ फीचर्स, कौन सी केव में क्या क्या फीचर्स है यहाँ पे लिखा गया है। केव नंबर 10 में बुद्धिस्ट चैत्य केव नोन आज विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव। बुद्धा ही सिटेड इन धर्मचक्र मुद्रा हियर विद द बोधि ट्री केव्ड ऑन हिज बैक। ये सारी चीज़ों को आप प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हो और इसको याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में मैच फिक्सिंग में आ सकता है। तो केव नंबर 12 में आपको इसको 3 ताल केव भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट मोनास्टिक केव इन एलोरा है। ये 3 स्टोरीड बुद्धिस्ट केव मतलब 3 महल्ला आता है। वन ऑफ द पैनल्स डिपिक्ट ए रो ऑफ 7 मुनीस मनुषी बुद्धस। सेकेंड पैनल सोच 7 ध्यानी बुद्धस। ठीक है, केव नंबर 14 में उसी तरह से उसकी रावण की खाई भी बोलते हैं। ये लॉर्ड शिव को डेडिकेट किया गया है। देखिए 1 से 12 आपको बुद्धिस्ट केव मिला, 12 से 13 से लगभग 30, ठीक है, आपको मिल गया हिंदू केव। तो विष्णु गणेश दुर्गा एंड लक्ष्मी केव नंबर 14 में आपको डिपिक्ट किया हुआ देखने को मिलेगा। 15 में दशावतार टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। 16 में कैलाश टेम्पल की कुछ डिपिक्शन यहाँ पे है, शिव जी को डेडिकेट किया गया है। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन एंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ ए मोनोलिथ, मतलब एक स्टोन में इसको बनाया गया है। और इसमें एक कोर्ट यार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। देर इज ऑल्सो स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ कैलाश टेम्पल डिपिक्टिंग रावण सेकिंग माउंट कैलाश। रावण ने भगवान शिव को अपने राज्य में लेने के लिए जो माउंट कैलाश को हिला दिया था उसके बारे में भी स्टोरी यहाँ पे स्कल्पचर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और जो कि एक वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर के हिसाब से माना जाता है। 29 में आपको धुमार लेना रिप्लिकेट द फेमस एलिफेंट केव। एलिफेंट केव को रिप्लिकेट करके यहाँ को बनाया गया है, इसको धुमार लेना भी बोलते हैं। और ये एक कनेक्शन है बिटवीन एलोरा एंड द कालाचोरी। ठीक है, 21 में आपको रामेश्वर लेना मिल जाएगा। 32 एंड 33 में इंद्र सभा जगन्नाथ सभा ये सारी चीज़ों का भी संस्करण वहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अदर कुछ सिग्निफिकेंट केव्स डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता। तो उसमें आता है बाघ केव्स। ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ बागनी रिवर इन मध्य प्रदेश। एलोरा केव अजंता केव आपको महाराष्ट्र में मिल गया, बाघ केव्स आपको मध्य प्रदेश में मिल गया। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव डेवलप्ड अराउंड 5th to 6th century AD। इट इज आर्किटेक्चरल वेरी सिमिलर टू द अजंता केव, ये लगभग सिमिलर है अजंता केव के साथ। एंड उसके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट केव है इसका वो है रंग महल, जो कि केव नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगी। और बाघ केव की जो म्यूरल पेंटिंग है ये बहुत ही मेटलिस्टिक रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक। यहाँ पे मेटलिस्टिक फॉर्म में म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलेगा, ना कि स्पिरिचुअल फॉर्म में। मतलब हो सकता है कुछ बहुत सीनरी हो गया, बहुत एक राजमहल की पेंटिंग्स हो गया, इस तरह की कोई रानी का पेंटिंग्स हो गया, तो इस तरह की कुछ मेटलिस्टिक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ गया एक जूनागढ़ केव। ठीक है, और ये भी कुछ बुद्धिस्ट केव है लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में जूनागढ़ केव आपको देखने को मिलेगा। इन प्लेस ऑफ केव्स यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट साइट्स भी मिल जाएगी। मतलब एक साइट है जिसको बोला जाता है खापरा कुदिया। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी दिया है, ये एक साइट है, इसको खापरा कुदिया बोलते हैं। और बाबा पायरे ये भी एक जगह है बाबा पायरे के नाम पे। और ऊपरकोट, यहाँ पे एक ऊपरकोट जहाँ पे एक सिटाडेल के तरफ, जैसे हम पढ़े थे ना मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिटाडेल की तरह यहाँ पे एक ऊपरकोट भी
है। यूनिक फीचर ऑफ द जूनागढ़ केव इज द प्रेजेंस ऑफ 30 to 50 फुट हाई सिटाडेल नोन एज उपरकोट इन फ्रंट ऑफ द प्रेयर हॉल। जैसे हरप्पन सिटी बना था, ऊपर एक सिटाडेल है, नीचे वाला एरिया एकदम लोअर एरिया बोला जाता है, उसी तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है मंडपेश्वर केव्स। ठीक है, इसका इमेज ये है। ये बोरीवली नियर मुंबई में प्रेजेंट देखने को मिलेगा एंड इज नोन एज मॉन्टपेरिर केव। ठीक है, ये लेट गुप्ता पीरियड में डेवलप हुआ था, आज ये ब्राह्मणिकल केव, ये हिंदू केव के हिसाब से इसको बनाया गया है। इट वॉज लैटर कन्वर्टेड इनटू ए क्रिश्चियन केव, और जब ब्रिटिशर्स आ गए धीरे धीरे इसको क्रिश्चियन केव के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है। द रिमेन्स ऑफ द साइट इंक्लूडेड स्कल्पचर ऑफ नटराज के जो मूर्ति के जो फिगर है, सादा शिव जो लॉर्ड शिव की जो मूर्ति है, एंड अर्धनारीश्वर, ये सारे रिमेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चर्च एंड हिज ग्रेवयार्ड आर सिचुएटेड अबव द केव प्रेजेंट्स। तो केव के ऊपर आपको चर्च एंड उसके ग्रेवयार्ड को भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसको लेटर पीरियड में डेवलप किया गया था। ठीक है, उदयगिरी केव, और ये उदयगिरी केव आपकी ओडिशा की जो उदयगिरी केव है उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो उदयगिरी केव है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, विदिशा में, और इसको ईयरली 5th सेंचुरी एडी में क्रिएट किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फेमस है उसकी स्कल्पचर के लिए, बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर यहाँ पे है। हील वाल में स्कल्पचर ऑफ बराह अवतार, देखिए बराह अवतार कितने सुंदर से बनाया गया है, जैसे वो एक डेविल को अपने बॉडी में डाल के उनको मार रहे हैं, और माँ पृथ्वी को अपने जो होते हैं सिंग में अपने डालकर उसको उद्धार कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु सबसे नोटेबल फिगर है, यहाँ पे बहुत सुंदर से डिपिक्ट किया गया है। उसके साथ यहाँ पे भगवान विष्णु की जो नारायण की जो पोजीशन है, जो विष्णु रेस्ट कर रहे होते हैं समुद्र में अपने शेष नाग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों का भी डिपिक्शन मिलेगा। शिव नरसिंह अवतार भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और स्कंद इसका भी जिक्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सम ऑफ द अदर अकर्ड केव्स जो कि यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वो है एलिफेंट केव्स, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। बहजा केव्स ये पुणे में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, यहाँ पे 22 रॉकर्ड केव्स है। करला केव, इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, सब सारी चीज़ें मैंने टेबल फॉर्मेट में डाल दिया गया है। बेतसा केव जो ये भी अगेन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारी ये चीज़ों को याद रखिएगा, अगर हो पाए एक एक बार जाकर ट्रैवल करके आ जाओ, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रह जाएगा वो चीज़ है क्या। जोगेश्वरी केव ये भी महाराष्ट्र में मिलेगा, यहाँ पे महान बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। आइडल्स ऑफ दत्तात्रेय, हनुमान, गणेश, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिपिक्ट है। कन्हेरी केव, पितलखोरा केव, ठीक है, एंड कोंदिवाइट केव जिसको महाकाली केव भी बोलते हैं, ये भी मुंबई में प्रेजेंट है। ये 19 रॉककट केव है, बुद्धिस्ट केव, चैत्यस एंड बिहार यहाँ पे सब अवेलेबल है। उसके बाद और सारे केव्स हैं, कोंदन केव, बराह के टेम्पल मालापुरम में है प्रो, ये इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में डाला गया था। फिर चिताबंसल केव, और ये रिलेटेड टू जैनिज्म है, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। आईहोल कर्नाटक में सिचुएटेड है, ये एक हिंदू जैन बुद्धिस्ट टेम्पल है, हर एक रिलीजन का मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बादामी केव टेम्पल ये कर्नाटक में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये सबसे पुराना रॉक शेल्टर है, जो कि मोर देन 1500 ईयर्स ओल्ड है, और इसमें आपको मध्य प्रदेश में 750 रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और 550 मिलियन ओल्ड डिकिसोनियन फॉसिल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह मिली है। द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसको भी एविडेंस ऑफ स्टोन एज के नाम हिसाब से भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र केव आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, ये जैन से बिलोंग करता है। बारबरा केव के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मौर्यन के आर्किटेक्चर के टाइम पे। तो ये सारे सब इम्पोर्टेंट केव्स है, जो कि ये गुप्ता से रिलेटेड नहीं है,
लेकिन ये सारे केव्स हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स कैरी करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट वो है गुप्ता की स्तूपस, ठीक है। गुप्ता इज सॉ ए डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा। गुप्ता पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर की काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई थी। स्तूप का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। स्तूप आर्किटेक्चर थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था उनके टाइम पे। लेकिन धार्मिक स्तूप जो कि सारनाथ में प्रेजेंट है नियर वाराणसी इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्तूप डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इट इज मार्क्ड एज ए स्पॉट वेयर बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन। तो बुद्ध अपने फर्स्ट सर्मन जो दिया था उसी जगह को मेमोराइज करने के लिए ये जो धार्मिक स्तूप बनाया गया था सारनाथ में, ये सबसे अहम हिस्सा निभाता है गुप्ता एज की स्तूप के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता एज की ये सारे कंप्लीट हुआ। हम गुप्ता एज के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।